यहाँ पर आज हम लोग तो कुछ एंजाइम्स के बारे में देखेंगे कि एंजाइम्स का एक्शन किस प्रकार से प्रभावित होते हैं और इसके साथ साथ जो एंजाइम का एक्शन का जो मैकेनिज़्म कौन कौन से चीज़ हैं, किसके कारण क्या मैकेनिज़्म इस पर डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स को काम करने के लिए एक इन्वायरमेंट में जिस इन्वायरमेंट में वो काम करते हैं उस इन्वायरमेंट के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। किस खास तरह के इन्वायरमेंट में उसको काम करना ज़्यादा वो बेटर तरीके से काम करते हैं। अगर इन्वायरमेंट उनको सूट नहीं करता है तो फिर वो बढ़िया से काम, बढ़िया रिजल्ट हम लोगों को नहीं दे पाते हैं। तो जो एक्टिविटी है किसी भी एंजाइम का कुछ भी जो कार्य होंगे वो अफेक्टेड होते हैं अगर उस इन्वायरमेंट का केमिस्ट्री बदल जाए। यानी कि इन्वायरमेंट में मौजूद जो कुछ भी तत्व हैं उनमें अगर किसी तरीके का अगर अल्टरेशन होता है, यानी कि बदलाव होता है, या उसका आकार में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसके कारण भी एंजाइम की एक्टिविटी प्रभावित होती है। तो क्या सब कुछ कारक होते हैं, क्या सब कुछ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्शन के रेट को प्रभावित कर सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है आपका टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड तापमान। टेम्परेचर, अगर इन्वायरमेंट जिस जगह पर, जिस एरियाज़ में या जिस इन्वायरमेंट में एंजाइम मौजूद है वहाँ का अगर टेम्परेचर में अगर किसी भी प्रकार का इंक्रीजेज होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो एंजाइम का जो कैटालाइज्ड रिएक्शन है, यानी कि एंजाइम का जो एक्शंस है वो आपको बढ़ता है, लेकिन एक सीमा तक ही बढ़ेगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वो हाई उसका ग्रोथ हो जाएगा या बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाएगा, वो नहीं। एक सीमा तक ही, वो एक लेंथ तक ही उसकी लंबाई वो बढ़ेगी। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं एवरी एंजाइम जो है सो अपने मैक्सिमम रेट पर ही वो काम करती है स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम। किसी भी टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर वो चीज़ है, या ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको हम कहते हैं जिसमें कि कोई भी एंजाइम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर सके या ज़्यादा रेट ऑफ काम दिखा सके। तो वो एक ख़ास टेम्परेचर पर ही वो अपना काम दिखा सकता है। तो हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर फिक्स होता है जिस पर वो बढ़िया तरीके से काम करता है। अगर टेम्परेचर को राइज किया जाए, टेम्परेचर अगर बढ़े एक ख़ास लिमिट तक, तो क्या होगा, हीट ऐड होगा। और हीट ऐड होगा कहाँ, एक्टिवेशन एनर्जी में। और इस प्रकार से जैसे ही हीट आपको ऐड होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और यह काइनेटिक एनर्जी को काउज करेगा या प्रोवाइड करेगा काइनेटिक एनर्जी, और इस प्रकार से रिएक्शंस आपको एक्सलरेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी किस प्रकार से कम हो सकती है या डीनेचर्ड हो जाता है। जो प्रकृति है एंजाइम का, वो मेन तो उसका काम है कैटलाइज करना या किसी भी चीज़ को ब्रेक करना। तो एंजाइम का डीनेचुरेशन में अगर टेम्परेचर जो है सो ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो जाए, यानी कि वो एक तापमान जिस पर कोई एंजाइम ठीक तरीके से काम कर सकता है, उस टेम्परेचर से भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर आपको बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो हीट एनर्जी आपको इंक्रीज करेंगे। और हीट एनर्जी इंक्रीज करने के कारण एंजाइम में मौजूद जो एटम्स हैं उसमें वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। और यह वाइब्रेशन बढ़ने के कारण जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का, यानी कि जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर, जो मेन स्ट्रक्चर है एंजाइम का, वो ख़त्म हो जाएगा। और इस प्रकार से एंजाइम की जो एक्टिविटी है, जो या बेसिक जो नेचर है, जो काम करने की जो प्रक्रिया है, वो आपको लॉस्ट कर जाता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हाई होने से अगर
एंजाइम में मौजूद उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए या वो लॉस्ट हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है रैपिड डिक्रीज होता है एंजाइम के एक्शन में। एंजाइम का जो रेट ऑफ एक्शन है वो गिर जाता है और हो सकता है कि कभी कभी एंजाइम पूरी तरीके से काम करना ही बंद कर दे। दूसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर मान लीजिए कोई एंजाइम का जो मॉलिक्यूल्स है जो कि वैकेंट में विथ वैकेंट एक्टिव साइट, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन चूँकि खाली जगह हो गया, एटम्स में मौजूद एंजाइम का जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो एक्टिव साइट के पास में अगर खाली स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो क्या होगा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको इंक्रीज करेंगे। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो इंक्रीज करते हैं तो उसके कारण भी एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अब एक्टिव साइट अगर खाली है, वहाँ पर सबस्ट्रेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है तो एक निश्चित सीमा तक ही उसमें सबस्ट्रेट आ सकते हैं। अगर एंजाइम का कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट रहे और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट अगर इंक्रीज किया जाए, यानी कि कंसंट्रेशन में किसी प्रकार का एंजाइम के कंसंट्रेशन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन सबस्ट्रेट जो उसमें इंक्रीज किया जाए, सबस्ट्रेट जिस प्रोडक्ट पर काम करता है एंजाइम उसी को कहते हैं, या जिस थिंग्स पर या जिस केमिकल्स पर एंजाइम अगर एक्शन करते हैं तो जहाँ पर एक्शन होता है उसी को सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो अगर सबस्ट्रेट इंक्रीज किया जाए तो एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ पर सबस्ट्रेट का कोई भी इंक्रीजमेंट जो है सो रिएक्शन को नहीं बढ़ाएगा किसी सीमा तक। सबस्ट्रेट अब आप कितना भी डाल दीजिए, एंजाइम का कंसंट्रेशन आप नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सबस्ट्रेट की संख्या या सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो अब क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन उससे बढ़ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोगों को एंजाइम का कंसंट्रेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब पूरा का पूरा अगर एक्टिव साइट्स जो एंजाइम्स का है वो आपको ऑक्युपाइड हो गया, वो हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वहाँ पर हो गया, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सबस्ट्रेट पहुँच गए, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है सो एक्टिव साइट्स में अब नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके का क्या होगा कि अब एंजाइम की वो कैपेसिटी नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट को ले सके या ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट पर काम कर सके। तो यह जो स्टेट होता है, इस स्टेट को में क्या होगा कि सैचुरेशन हो जाएगा, एक्टिव साइट्स आपको सैचुरेट कर जाएंगे और रिएक्शन रेट जो है इसके कारण वो रिएक्शन रेट में किसी प्रकार का इंक्रीजमेंट नहीं होगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं दिस स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट एंड रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीज। आफ्टर दैट आपका है जो पीएच कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन या ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम का मतलब हुआ कि एक बर्दाश्त करने की जो सीमा है। मान लीजिए जैसे थोड़ी देर के लिए कि हम लोगों के शरीर का जो बॉडी है वो एक तापमान तक ही अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम लोगों को दिक्कत होगा या हम लोग सर्वाइव मुश्किल होगा। तो ये दोनों तरफ होता है, या तो हायर टेम्परेचर हो या फिर लोअर टेम्परेचर हो। तो हमारे शरीर या किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी वस्तु का एक टेम्परेचर फिक्स है कि हायर से हायर टेम्परेचर और लोअर से लोअर टेम्परेचर पर वो आपको काम करेगा। तो उसी प्रकार से उसको ऑप्टिमम कहते हैं। तो एक पीएच जो होता है, पीएच को में भी यह चीज़ देखा गया है कि एंजाइम एक खास पीएच पर ही बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। जितने भी एंजाइम हैं वो अपने मैक्सिमम रेट पर जो उसका जो वर्क होगा या उसका जो एक्टिविटी होगा वो एक नैरो रेंज ऑफ पीएच, जो पीएच होता है फिक्स उस एंजाइम पर्टिकुलर एंजाइम के लिए, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक एंजाइम का अपना एक खास पीएच होगा जिस पर कि वो काम करेगा। अगर उस पीएच में किसी भी प्रकार का बदलाव हो जाए तो बदलाव किस प्रकार से हो सकता है, बदलाव या तो इंक्रीज होगा या पीएच का डिक्रीज होगा, या तो पीएच बढ़ जाएगा या तो पीएच घट जाएगा। दैट मीन्स कि मीडियम या तो एसिडिक हो जाएंगे या
अल्कली हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो तो यह पीएच आपको काउज करता है, एंजाइम के एक्टिविटी को घटा देता है या फिर एंजाइम के एक्टिविटी को पूरी तरीके से बंद कर देता है। मतलब रिटार्डेशन होता है इन एंजाइम एक्टिविटी और इसको यह कंप्लीटली पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। इसके बाद एंजाइम, एवरी एंजाइम, हर एक एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होता है। अभी बताया कि एक पीएच फिक्स होता है जिस पर वो बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। तो हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होता है। जैसे कि पेप्सिन, आपको पेप्सिन जो हैं सो पेप्सिन काम करेंगे, पेप्सिन का जो वर्किंग है वो, पेप्सिन काम कहाँ करता है, पेप्सिन हम लोगों को काम करता है, ये पेप्सिन का मेन वर्क है कि वो स्टोमक में काम करता है, ठीक है। और बेसिकली यह प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। और पेप्सिन जो है सो एसिडिक मीडियम, आप तो जानते हैं कि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशंस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिड हुआ, तो स्टोमक में जब एसिड मौजूद होगा उसी वक्त यह पेप्सिन काम करता है। तो यह एक्टिव तभी होगा जब मीडियम क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा, यानी कि पीएच क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, पीएच होना चाहिए क्या, लो। और एक और एंजाइम है आपका ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन कहाँ काम करता है, तो ट्रिप्सिन काम करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर क्या होता है मीडियम, वहाँ पर मीडियम होता है अल्केलाइन मीडियम। तो यानी कि पीएच का क्या पोजीशन होगा, हाई पीएच होगा। तो ट्रिप्सिन, देखिए यहाँ पर दो एंजाइम आपको प्राप्त हुआ। एक ऐसा एंजाइम है पेप्सिन जो कि काम करता है एसिडिक मीडियम में, इसको अगर हम अल्कली मीडियम में डाल देंगे तो काम करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये आपको काम करता है अल्कलाइन मीडियम में, और अगर पीएच को हम मीडियम को अगर बदल करके वहाँ पर एसिडिक मीडियम कर देंगे तो यह जो है तो काम करना नहीं काम करेगा। हो सकता है तो इसका जो रेट ऑफ एक्शन है, एक्टिविटी है, वो घट जाएगी। तो पीएच में अगर किसी प्रकार का बदलाव हो तो वो अगर बदलाव होने से वो क्या करता है, तो एमिनो एसिड के आयोनाइजेशन पर प्रभावित करता है। यानी कि एमिनो एसिड में जो मौजूद जो आयंस हैं उनमें, उनके स्ट्रक्चर में यह बदलाव करता है और उस कारण से एंजाइम की एक्टिविटी गड़बड़ा जाती है। आप तो जान रहे हो कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज़ द बेसिक एमिनो एसिड का बना होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर या कौन कौन से कारक जो है सो एक्टिव होते हैं। और अब अगला है क्वेश्चन जो डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम के एक्शन की क्या प्रक्रिया है वो हम लोग देखेंगे। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसका मैकेनिज्म किस प्रकार होता है, एंजाइम का जो एक्शन का कार्य प्रणाली क्या है, किस प्रकार से किस सिद्धांत के तहत वो काम करते हैं। तो मैकेनिज्म जो एंजाइम का एक्शन का है वो ध्यान से समझिए। E+S का मतलब क्या हुआ, एंजाइम पर काम किस पर करेगा, सबस्ट्रेट पर काम करेगा। तो जब एंजाइम किसी सबस्ट्रेट या कोई ऐसा पदार्थ उस पर थोड़ी देर के लिए, पदार्थ क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है जिसको वो तोड़ेगा। तो जब एंजाइम किसी सबस्ट्रेट पर काम करता है तो वो फॉर्मेशन करता है एक खास चीज़ का, दैट इज कॉल्ड अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, या इसको हम लोग कह सकते हैं ES कॉम्प्लेक्स। अब जब यह ES कॉम्प्लेक्स यह कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम क्या हम बोले कि एंजाइम एक्टिविटी में किसी तरीके के रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने का उसका कोई महत्व नहीं है, वो केवल और केवल नए प्रोडक्ट को बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एंजाइम आपका अलग हो गया और प्रोडक्ट के रूप में हमको एक दूसरा चीज़ प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से यह एक मैकेनिज्म होता है। अब जब एंजाइम अटैच्ड होंगे किसी भी सबस्ट्रेट से जब एंजाइम जुड़ेंगे तो एक अस्थायी रूप से एक चीज़ का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो भी बताए। तो ES कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। यह एंजाइम फिर कैटालाइज करेंगे रिएक्शन को, रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे और सबस्ट्रेट इसके बाद
एक दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, जिस रूप को हम लोग बोलते हैं कि वो प्रोडक्ट, यानी कि एक नतीजा के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में वो कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जो ES कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये एंजाइम को तोड़ता है और प्रोड्यूस प्रोडक्ट को रिलीज करता है। एंजाइम ES कॉम्प्लेक्स पर काम करके एंजाइम को अलग कर लेता है और प्रोडक्ट को वो रिलीज करता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि लॉक एंड की मॉडल ये होता किस प्रकार से है। तो कोई भी स्थान वो खाली तो रहेगा नहीं, उस जगह को भरने के लिए किसी न किसी चीज़ का होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल क्या कहता है कि एंजाइम के एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, या एंजाइम के एक्टिविटी के को एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जर्मन केमिस्ट थे एमिल फिशर, जो 1894 में इन्होंने लॉक एंड की मॉडल को दिया था। ये चीज़ को याद रखना है कि लॉक एंड की मॉडल को किसने दिया था, तो ये दिए थे आपको एमिल फिशर 1894 में। और यह जो थे लॉक एंड की मॉडल, इस मॉडल के हिसाब से दोनों एंजाइम और आपका सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है सो एक खास आकार को बनाते हैं या एक खास आकार को रखते हैं। यानी कि दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में मिलते हैं तो मिल करके जो ES कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन किए, ये एक स्पेसिफिक शेप होते हैं, जो इतना बढ़िया इस सब का शेप होता है आपस में, यह पूरी तरीके से एक दूसरे से फिट बैठते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो कोई भी जो ताला है, उस ताले को किसी भी चाबी के द्वारा तो हम लोग नहीं खोल सकते हैं। हर एक ताले का एक खास चाबी होता है, या कहें तो हर एक चाबी का एक खास ताला होता है जिसको कि वो खोल सकता है। और सारा का सारा चाबी तो मास्टर की तो होता नहीं है। तो यहाँ पर भी जो एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो एक दूसरे में पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। यानी कि सभी, जैसे आप जानते हैं कि सारा का सारा एंजाइम सारे के सारे सबस्ट्रेट पर ना काम कर सकता है, या सारे के सारे सबस्ट्रेट हर एक एंजाइम की एक्टिविटी को पर एक्टिव नहीं हो सकते हैं या टूट नहीं सकते हैं। तो यह जो स्पेसिफिक शेप होता है जिसमें कि वो एक दूसरे में पूरी तरीके से फिट बैठते हैं, इस मॉडल को एक्सप्लेन किया गया एंजाइम स्पेसिफिसिटी के द्वारा। इसके बाद इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है, तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल आपको कहता है, जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये मोर एक्सेप्टेबल है, लॉक एंड की मॉडल से ज़्यादा इसको एक्सेप्ट किया गया है। 1958 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे डेनियल कॉसलैंड। डेनियल कॉसलैंड इन्होंने सजेस्ट किया था कि लॉक एंड की मॉडल को उन्होंने मॉडिफाइड किया था। मॉडिफाइड का मतलब हुआ कि दूसरे रूप में इसको परिवर्तित कर दिया था, इसको थोड़ा सा चेंज किया था, और इस चेंजेस के बाद उन्होंने प्रपोज्ड दिया था, उन्होंने बताया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से एक्टिव साइट जो होते हैं वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। यानी कि ऐसा, रिजिड का मतलब हो गया कि अपने जगह पर वो कायम, उसमें किसी तरीका का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इनका कहना था डेनियल कॉसलैंड का कि यह जो होता है एक्टिव साइट वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन इसके जो ये मोल्डेड होते हैं रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, जैसे जिस तरीके का उनको काम करना हो उस तरीके के हिसाब से ये अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। तो दो सिद्धांत था, एक लॉक एंड की मॉडल जिसमें कहा गया था कि हर एक सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे से फिट बैठते हैं, और उसके बाद में एंजाइम की एक्टिविटी होता है, उसके नतीजा से हमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक दूसरा आया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इसके हिसाब से कहा गया था कि यह जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, उसमें परिवर्तन अपने फंक्शंस के हिसाब से, जिस प्रकार से उसको फंक्शंस करना होता है उसके हिसाब से इसमें बदलाव होते हैं। आफ्टर दैट डिस्क्राइब द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो महत्व है उसको बताना है। तो अभी तक इसका जवाब ये है कि सबसे पहले नंबर ऑफ नोन एंजाइम, कितने एंजाइम अभी तक पता है, तो लगभग आपको 2000 नोन एंजाइम है। जो जानकारी में जो है लोगों को उसकी संख्या है 2000 के लगभग, और इसमें से हर एक जो है सो किसी न किसी खास तरीके के स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस को करते हैं, है ना। जितने भी एंजाइम हैं, हर एक एंजाइम जो प्राप्त जो जानकारी में है, हर एक एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं आपको एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए।
और एंजाइम्स हैं आपको सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, हर एक एंजाइम एक खास तरीके का सबस्ट्रेट पर ही वो काम करेगा। इसके बाद है आपका कि एंजाइम्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी। एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या कहता है? दो एक एंजाइम है जैसे प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीएज एक एंजाइम का नाम हुआ। ये क्या करता है? तो प्रोटीन में मौजूद जो पेप्टाइड बॉन्ड है, प्रोटीन किसका बना होगा? अमीनो एसिड और अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड एक अमीनो एसिड, ये तो हो गया मोनोमर। तो मोनोमर में बहुत सारा अमीनो एसिड जब एक चेन श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुटेंगे तो वो आपको एक प्रोटीन का रचना का निर्माण करेंगे। तो इस अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए एक धागा नुमा एक स्ट्रक्चर चाहिए, वो धागा ही होता है पेप्टाइड। वो पेप्टाइड बॉन्ड को अगर हम तोड़ देंगे, प्रोटीन में मौजूद अगर पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा? हर एक अमीनो एसिड अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर उस चीज़ को तोड़ने के लिए जो चीज़ चाहिए, जो एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है आपका प्रोटीएज। यह प्रोटीएज क्या करता है कि ब्रेक करता है प्रोटीन में मौजूद पेप्टाइड बॉन्ड्स को, जो कि आपको क्या यह प्रोटीएज एंजाइम किसी दूसरे पर काम करेगा? बिल्कुल नहीं, यह स्टार्च पर काम नहीं कर सकता है। और स्टार्च पर काम करने के लिए एक दूसरा एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। एमाइलेज फिर प्रोटीन पर काम नहीं करेगा, वो जब काम करेगा तो स्टार्च पर काम करेगा। उसी प्रकार एक लाइपेज एंजाइम है। ये लाइपेज एंजाइम यह केवल और केवल काम कहाँ करता है? आपको ये लिपिड पर काम करता है, ये फिर दूसरे जगह काम नहीं करेगा। और यह जो है सो लिपिड पर काम करते हुए इसको डाइजेस्ट करता है, पचा करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, इसको हम कैसे निर्धारित करेंगे? तो जो स्पेसिफिसिटी होती है अलग अलग एंजाइम के, वो डिटरमाइंड होते हैं उसके एक्टिव साइट के शेप के हिसाब से। एक्टिव साइट का जो शेप होगा, अभी ये फोटो को देखिए आप लोग गौर से, तो जो स्पेसिफिसिटी होती है अलग अलग एंजाइम की, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं या उसका पता लगता है उसके एक्टिव साइट के शेप के हिसाब से। ऊपर में जैसे कि सबस्ट्रेट है और नीचे में क्या है? एक्टिव साइट है। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे जो एक्टिव साइट का एक अपना खांच है, सबस्ट्रेट का अपना एक खांच होता है, और इस प्रकार से यह जो एक्टिव साइट का जो खांच है, यहाँ पर सबस्ट्रेट इंटर करेगा एक्टिव साइट के एंजाइम से अटैच्ड होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये पूरा का पूरा फिट बैठ जाएगा। फिट बैठा है यानी कि ये लॉक एंड की मॉडल के जैसे एक चाबी के रूप में काम किया। यह नीचे वाला अगर ताला है, ऊपर वाला एक चाबी है, तो यह इससे आकर के अटैच हो गया इस जगह पर। और इसके बाद क्या हमको मिलेगा? ES कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से यह फिर यहाँ पर एंजाइम जब काम करेगा तो एंजाइम काम करने से एक प्रोडक्ट के रूप में हमको दो चीज़ों की प्राप्ति होगी, और ये प्रोडक्ट जो है सो लीव कर जाएगा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को। तो ये आपका आज का हो गया क्लास, टुडेज ऑल ऑफ योर क्लास, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।